अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सायमा इसहाक। आलमी अदब से बरतानवी अदीब इस्टियो ओडेनेल का एक अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है नरगिस शेख ने। अफसाने का उन्वान है बाला दस्त। डॉक्टर, उसका लहजा जज्बात से आरी था। कत्ल करना मेरा पेशा भी है, शौक भी। कत्ल करने का मुआवजा तो मिलता ही है, कत्ल करके एक अजीब सी मुसर्रत भी होती है। उसने झुककर मेरी नोटबुक की तरफ देखा। आप लिख रहे हैं ना मेरी बातें? हाँ, लिख रहा हूँ, मैंने कलम चलाते हुए दोस्ताना लहजे में कहा। मेरे चेहरे पर हैरत नहीं थी। शायद आप समझ रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसने चुभने वाले अंदाज में पूछा। नहीं भाई, मैंने नरमी से कहा। झूठ या सच मैं फौरन पहचान लेता हूँ। जो शख्स वकील या डॉक्टर से झूठ बोले वो बेवकूफ़ है और अपना केस अपने हाथों बिगाड़ता है। मैं ऐसे केस नहीं लेता। झूठ का शुबा हो तो साफ कह देता हूँ, शुक्रिया मिस्टर, आप जा सकते हैं किसी और के पास। शहर में ऐसे माहिरीन नफ्सियात की कमी नहीं जो मरीज से ज़्यादा उसकी जेब देखते हैं। वो कुछ मुतमईन हो गया। नफ्सियाती मुआलिज के लिए सबसे अहम मरहला मरीज का एतमाद हासिल करना होता है। एतमाद पैदा ना हो तो बड़े से बड़ा मसीहा कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकता। ये शख्स खुद को फख्र से कातिल कहता था, लेकिन इसकी शक्ल व सूरत मुजरिमों जैसी नहीं थी। ये एक मजलूम व मिस्कीन आदमी मालूम होता था, कमज़ोर और बेज़रर, मगर उसकी जेब में रिवॉल्वर था। मेरी नज़र फौरन उसकी जेब पर गई। जो कुछ कहना है किसी झिझक और डर के बगैर कह दो, मैंने कहा। राजदारी हमारे पेशे का बुनियादी उसूल है, वरना हर माहिर नफ्सियात ब्लैकमेलर होता। हम कमजोरियों का इलाज करते हैं, उनसे फायदा नहीं उठाते। उसने मुस्कुराकर जेब से सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। फिर उसे कुछ ख्याल आया। डॉक्टर, सिगरेट लीजिए। मैंने सिगरेट केस से एक सिगरेट ले ली। शुक्रिया। पहला ही कश बदमजा था, फिर भी मैंने तारीफी अंदाज में सर हिलाया। कौन सा ब्रांड है? उसे हैरानी हुई, मगर वो संभल गया। ये ब्रांड बाजार में नहीं मिलता, मैं अपने लिए खास तौर पर बनवाता हूँ। अब के आपके लिए भी लाऊंगा। मगर डॉक्टर, पहले ये बताइए, आप मेरी बातों से बेजार तो नहीं होते? मैं आज तीसरी दफ़ा आया हूँ, कहीं आप मजबूरन तो मेरी बातें नहीं सुनते? नहीं भाई, मैंने मुस्कुराकर सिगरेट का गुल झाड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि हर केस दिलचस्प नहीं होता। बाज़ बोर लोग भी होते हैं, उनके सामने मैं खुद नफ्सियाती मरीज हो जाता हूँ। बहुत उलझन होती है, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के मुझे मज़ा आता है। शुक्रिया। वो कुछ झिझका। डॉक्टर, फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको अपना दोस्त समझ लूँ। इसमें फ़र्ज़ करने की क्या बात है डॉन? मुझे हंसी आ गई। तुम मेरे दोस्त ही तो हो। तुम समझो ना समझो, मैं यही समझता हूँ। आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, वो बातें भी जो बतानी नहीं चाहिए। आप कतई बोर नहीं होंगे। गुज़िश्ता 2 मुलाकातें बचपन की बातों में गुजर गईं। वो फजूल बातें थीं, उनसे किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती थी, मगर आज की बातें आपको याद रहेंगी। आप आधा घंटा तो देंगे ना मुझे? उसने वक्त देखा, 5 बजने में 25 मिनट हैं। वक्त की फिक्र ना करो, मैंने कहा। मैंने पहला कत्ल किया था तो मेरी कैफियत आम कातिलों से मुख्तलिफ थी। उसकी नज़रें दीवार पर जमी हुई थी। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। लोग खामखा इतना डरते हैं। ये भी कोई काम है? गोली चलाना कौन सा दुश्वार है? सारा काम तो गोली करती है, आदमी बस उंगली हिला देता है। उसने एक उंगली और अंगूठे से रिवॉल्वर की शक्ल बनाई। बड़े से बड़ा पहलवान चश्मे ज़दन में चित हो जाता है। नन्ही सी गोली पहाड़ को गिरा देती है। बड़ा मज़ा आता है। उसने क़हक़हा लगाया। पहले कामयाब कत्ल के बाद मुझे ये इत्मीनान हो गया कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने सोचा क्यों ना यही पेशा अख्तियार कर लूँ। कोई और काम मुझे नहीं आता था। डॉक्टर, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मुझे इस फैसले पर आज तक पशेमानी नहीं हुई। ये पेशा नफ़ा बख्श भी है। मैं अब तक 11 कत्ल कर चुका हूँ, जल्द ही 1 दर्जन पूरे हो जाएंगे। वो बेहंगम हंसी हंसा। 6 साल में 1 दर्जन, हर साल 2। ये औसत ज़्यादा तो नहीं है डॉक्टर। मैं चाहता तो उसे सालाना के बजाय माहाना कर सकता हूँ। एक ख़ास बात बताऊँ आपको, मेरे लिए जब तक कोई शख्स अजनबी रहे मैं उसे हलाक नहीं करता। मैं शिकार से पहले मरासिम बढ़ाता हूँ।
उसकी रग रग से वाकिफ हो लेता हूँ। मेरा रवैया दोस्ताना होता है, वो मुझे अपना दोस्त समझने लगता है। मैं दिल में बहुत हंसता हूँ। शिकार सोच भी नहीं सकता कि मैं उसे कत्ल करने का इरादा रखता हूँ। अचानक किसी रोज़ वो मुझे कातिल के रूप में देखता है, हथियार लिए हुए। उसकी हालत देखने के काबिल हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आता। वो समझता है कि उसे कोई भयानक ख्वाब दिखाई दे रहा है या उसके होशो हवास ज़ाइल हो गए हैं। ताज्जुब, खौफ, बेयकीनी और बेबसी की तस्वीर, मुजस्सम फरियाद, सरापा इल्तिजा। वो गिड़गिड़ा के रहम की भीख मांगता है, मुक़द्दस बाप और उसके मुक़द्दस बेटे का वास्ता देता है। मैं मज़े लेता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। फिर जब उकताहट होने लगती है तो उसकी रूह जिस्म की कैद से आज़ाद कर देता हूँ। एक कत्ल का क्या मुआवजा लेते हो तुम? मैंने दरियाफ्त किया। इसका सोने की तरह कोई बैनुल-अक़वामी भाव तो नहीं है। अगर शिकार कोई अहम आदमी है और उसे कत्ल कराने वाला भी बाहैसियत है तो $20,000 तक मिल जाते हैं। वैसे मेरा कम से कम मुआवजा $5,000 है। कभी ये भी हुआ है कि शिकार ने तुम्हें अपने कत्ल कराने वाले से ज़्यादा रकम की पेशकश की हो? क्यों नहीं, जिंदगी के लिए आदमी क्या नहीं करता, उसने लुत्फ लेते हुए बताया। अक्सर बदनसीब ये कोशिश करते हैं, अपना सब कुछ पेश कर देते हैं। हजारों की जगह लाखों का इम्कान हो जाता है। लेकिन डॉक्टर, बात रकम की नहीं, उसूल की है। मैं एक बाउसूल आदमी हूँ, वादे से नहीं फिरता। अच्छा एक बात बताओ, मैंने राजदाराना तरीके से पूछा। ज्यादा लुत्फ मर्द को कत्ल करने में आता है या औरत को? ये जरा टेढ़ा सवाल है, उसने जहन पर जोर डाला। शायद औरत को मारने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि औरत ज्यादा मजलूम और कमजोर बनती है। पहले नाज नखरों से मतलब निकालना चाहती है, फिर मिन्नत समाजत और रोने धोने पर उतर आती है। औरत की हिज़ियानी चीख बड़ी सुरीली होती है। आपकी बात पर याद आया, उसने होंठों पर जबान फेरी। मेरे मकतूलीन में औरतों और मर्दों का तनासुब बराबर है, लेकिन इत्तफाक देखिए, जिन्होंने मेरी खिदमत हासिल की वो सब औरतें थीं। ओह, ये वाकई अजीब बात है, मैंने दिलचस्पी से कहा। वो औरतें तुम तक पहुंची कैसे, या तुम उन तक कैसे पहुंचे? दरअसल मैं देखने में खासा शरीफ हूं, उसने इंकिसार से कहा। बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त हैं। मेरी जिंदगी होटलों, क्लबों और तकरीबात में आला तबके के लोगों के साथ गुजरती है। मुझे एक मौज़िज़ आदमी समझा जाता है, मैंने रक्त से कहा। लेकिन ख़वातीन तुम्हारी तरफ खुसूसियत से मुतवज्जो होती हैं। तुम में मुखालिफ सन्फ के लिए ज़रूर कोई कशिश होगी। तुम्हारी शख्सियत, पुरलुत्फ गुफ्तगू या कोई और बात औरतों को अच्छी लगती होगी। इतना मैं भी कह सकता हूँ कि तुम एक फुर्तीले और दिलकश नौजवान हो, दिलचस्प बातें करते हो और शाइस्तगी से पेश आते हो। ये बातें सभी पसंद करते हैं, इसमें औरत या मर्द की क्या तखसीस। मगर यार, तुम में वो कौन सी खुसूसियत है जिसे औरतें ज़्यादा पसंद करती हैं? वो खुश हो गया। मैंने कभी गौर नहीं किया, कोई बात होगी ज़रूर। मर्द तुम्हें नापसंद तो नहीं करते? मैंने एकदम पूछा। मेरा मतलब यह है कि क्या मर्द आसानी से तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं? उसकी मुस्कुराहट काफूर हो गई। मैं कुछ कह नहीं सकता। रात को नींद ठीक आती है? मैंने मौजू बदल दिया। ख्वाब कैसे देखते हो, अच्छे या बुरे? मेरे आसाब बहुत मजबूत हैं डॉक्टर। किसी को कत्ल करके मैं ज़हनी इंतशार में मुब्तला नहीं होता। मैंने ख्वाब में आज तक किसी मकतूल को नहीं देखा। मुझे कभी बुरे ख्वाब दिखाई नहीं देते। उसके लहजे से झूठ जाहिर था। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर बात बदल दी। तुमने बताया था कि अपने घर में तुम सबसे छोटे थे, तुमसे बड़ी 3 बहनें थीं। क्या ये सूरत हाल तुम्हारे लिए नाखुशगवार थी? ना, नाखुशगवार क्यों होती? वो बेकरार सा हो गया। सभी तुम पर खामखा रोब झाड़ते होंगे, मैंने उसका तार छेड़ा। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें? मैंने ये कब कहा आपसे? वो तेजी से बोला। वैसे मैं किसी के रोब दाब में नहीं आता। मेरी जिंदगी मेरी है, मैं किसी के साथ रहता भी नहीं हूँ। मेरा घर अलग है, वहाँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। अपनी ज़ाती मामले में मुझे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मुझे कोई सिगरेट के नुकसानात पर लेक्चर नहीं दे सकता, शराब से मना नहीं कर सकता। मैं जिसे चाहूँ अपने घर ले जा सकता हूँ, कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं। सिगरेट निकालो, मैंने उसे ठंडा करने के लिए कहा।
ضرور ضرور، اس نے سگریٹ کیس میری طرف بڑھا دیا۔ کیا یہ سگریٹ واقعی اچھی ہے ڈاکٹر؟ اچھی نہ ہوتی تو میں مانگتا کیوں؟ اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ میں نے کہا تمہارے باپ کا انتقال تمہارے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہو گیا تھا، تمہیں اپنے باپ کی کوئی بات یاد ہے؟ زیادہ نہیں، وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ میرا خیال ہے وہ مجھ پر بہت مہربان تھے، انہیں مجھ سے بہت محبت تھی۔ اگر وہ زندہ رہتا تو آج غالباً میرے برابر ہوتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ ہاں، اس نے تذبذب سے کہا، یہی عمر ہوتی۔ مجھے ان کی ہمدردی اور شفقت یاد ہے۔ کیا تمہاری ماں کو کبھی تم سے یہ شکایت ہوئی کہ تم اس پر توجہ نہیں دیتے؟ میں نے کہا، کیا تم سے ماں کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ مثلاً یہ کہ اس نے تم سے کوئی کام کہا ہو اور تم نہ کر سکے ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ بیمار ہو اور تم اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے یا دوا لانا بھول گئے ہو؟ اکثر تو نہیں ہوا، اس نے بتایا، ایک بار ہو گیا تھا، وہ بیمار تھی۔ تمہاری ماں نے تمہاری غفلت پر ہنگامہ برپا کر دیا ہوگا، تمہیں کوسنے دیے ہوں گے، سخت سست کہا ہوگا۔ اس میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے تحلیل جاری رکھی۔ بہنوں کا رویہ بھی تمہارے ساتھ مناسب نہیں ہوگا، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ انہیں بھی تم سے شکایتیں ہی رہتی ہوں گی، ڈان تم نے یہ نہیں کیا، ڈان تم نے وہ نہیں کیا، اور جو کچھ تم کرتے ہوگے اس کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا ہوگا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ڈاکٹر، وہ الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ ایک واقعہ سنیے۔ ایک بار میری بہن کی برسی تھی، اتفاق سے مجھے یاد نہیں رہا، بھول چوک ہر آدمی سے ہو جاتی ہے، مگر میں نے بات کاٹ دی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری ایک بہن کا انتقال ہو چکا ہے؟ اس میں بتانے کی کیا بات تھی؟ وہ بھڑک اٹھا۔ اس کا انتقال ایک ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ کیسا ایکسیڈنٹ؟ اس کی دکھتی رگ میرے ہاتھ میں آ گئی۔ کیا اس ایکسیڈنٹ سے تمہارا بھی کوئی تعلق تھا؟ اتنے مشتعل کیوں ہو رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ، کیا تم نے اسے قتل کیا تھا؟ قتل؟ وہ تڑپ گیا۔ آئندہ تم نے یہ کہا تو میں زبان کھینچ لوں گا۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ غبارے سے ہوا نکل گئی۔ دیکھو ڈان، میں تمہارا ڈاکٹر بھی ہوں، دوست بھی۔ تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھ لو کہ میں تمہارا باپ ہوں، شفیق اور ہمدرد باپ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگائی اور ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے مجھے سگریٹ پیش نہیں کی۔ سگریٹ کیس اس نے میری طرف اچھال دیا۔ میں نے ایک سگریٹ جلائی۔ وہ بولا، آپ کا اندازہ درست ہے ڈاکٹر، میری بہن کا نام ڈورس تھا۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ ڈورس میرے ہی ہاتھوں ماری گئی تھی۔ یہ میرا پہلا قتل تھا۔ ڈورس نے دراصل مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں اس سے قتل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ صرف ایک لمحے قبل بھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ جس دن کا یہ واقعہ ہے، گھر میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ڈورس کتیا کی طرح مجھ پر بھونکے جا رہی تھی، تم نکمے ہو، کام چور ہو، نالائق ہو، ہماری قسمت خراب تھی کہ تم جیسا بھائی ملا۔ دوسری لڑکیوں کے بھائی جان چھڑکتے ہیں بہنوں پر، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ڈورس اس طرح کہہ رہی تھی جیسے دنیا کا ہر بھائی فرشتہ ہو، صرف میں ابلیس تھا۔ وہ بکواس کرتی رہی۔ میں کہاں تک برداشت کرتا؟ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے اچانک ریوالور نکال کے اسے شوٹ کر دیا۔ میری عمر صرف 17 سال تھی۔ پولیس کو میں نے یہ بیان دیا کہ میں ریوالور صاف کر رہا تھا، اتفاق سے گولی چل گئی۔ میرا بیان صحیح مان لیا گیا۔ میری عمر بھی کم تھی، برائے نام سزا ہوئی۔ تمہارے گھر میں ریوالور کا کیا کام؟ وہ بھی بھرا ہوا؟ ریوالور میں نے خود خریدا تھا، اس نے انکشاف کیا۔ پہلے میں ریوالور چھوتے ہوئے ڈرتا تھا، رفتہ رفتہ ڈر دور ہوا اور مجھے ننھی سی گولی کی بے پناہ قوت کا اندازہ ہو گیا۔ ریوالور نے مجھے خود اعتمادی اور جرأت دی۔ ریوالور اٹھا کے میں ناقابل شکست ہو جاتا ہوں۔ ساری دنیا مجھے ایک اشارے کے غلام نظر آتی ہے۔ لوگوں کی زندگی اور موت میری ایک جنبش پر منحصر ہوتی ہے۔ ڈورس کو ٹھکانے لگا کہ میں اس کا تجربہ کر چکا تھا۔ ریوالور میرے پاس ہو تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 5 بجنے والے ہیں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔
अभी 5 नहीं बजे, मैंने दोस्ताना मुस्कुराहट से कहा। वैसे भी जल्दी तो मुझे होनी चाहिए। डॉक्टर, उसने ठहरी हुई पुतलियों से मुझे देखा। आपको मालूम है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं सुनी अनसुनी करके अपनी नोटबुक देखता रहा। गोया तुम्हारी बहनें तुम्हें अच्छा नहीं समझती थीं। हर वक्त कोस कोस के तुम्हें अजियत पहुंचाती थीं। वो हमेशा तुम पर रौब जमाती थी क्योंकि तुम छोटे थे। वो तुम्हें छोटा भाई नहीं नौकर समझती थी। उनकी नज़र में तुम्हारी कतन इज्जत नहीं थी। हाँ, मेरा यही मतलब था, डॉन ने मुश्किल से कहा। माँ भी उनका साथ देती थी। जैसे मैं सौतेला हूँ, उनसे कमतर हूँ। उसका चेहरा जज्बात से सुर्ख होने लगा। क्या तुम्हें अब भी शिकायत है उनसे? मैंने लिखते लिखते सवाल किया। क्या उनका सुलूक तुम्हारे साथ वही है जो पहले था? अब उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो सरकशी से बोला। कभी कभी रस्मन खैरियत पूछने चला जाता हूँ। जब भी तुम जाते हो वो तुमसे ठीक तरह से बात नहीं करती होंगी, वही जली कटी सुनाती होंगी। उसने सिगरेट फर्श पर डालकर जूते से मसल दी। वो बहुत देर से अपना आतिश फिशां दबाने की कोशिश कर रहा था, अपने आप से लड़ रहा था और पसपा हो रहा था। डॉक्टर, अब बहुत हो चुका। उसने मुझे घूर के देखा। तुम्हें यह सुनकर मायूसी होगी कि ना मैं नफ्सियाती मरीज हूं, ना यहाँ इलाज कराने आया हूं। मैंने उसकी मसली हुई सिगरेट कालीन से उठाकर एशट्रे में डाल दी। उसे खफ़त सी हुई, मगर उसने जारहाना लहजे में कहा, तुम मुझसे ज़ाती सवालात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे मरीज भी तुमसे तुम्हारी निजी ज़िंदगी के बारे में सवाल करते हैं? हाँ, अक्सर, मैंने खुद को पुरसुकून रखा। सभी की ख्वाहिश होती है कि दूसरों को समझें। बजा कहा, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। वो मानेखेज़ अंदाज में मुस्कुराया। मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे घर जाता रहा हूँ। अब इलाज मुआलजा छोड़ो और साफ साफ बात सुन लो। मुझे यहाँ तुम्हारी बीवी ने भेजा है, और गालिबन ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों भेजा है। उसकी तरफ कनखियों से देखना भी खतरनाक था। मैं नोटबुक में उलझा रहा। तुम्हारी जो बहन मर चुकी है डोरिस, शायद तुम्हें यह महसूस होता था कि वो तुम पर मुसल्लत है। तुम उसके सामने खुद को मजबूर और बेबस समझते थे। उसका लहजा तहकुमाना होता था। डॉन ने खिड़की से बाहर नजर डाली। 5 बज चुके हैं। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता जेब में जाने लगा। अच्छा डॉन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उठ के दरवाजे का रुख किया। आज की मुलाकात बेहद दिलचस्प रही। मेरी पुश्त उसकी तरफ थी। मेरे सुकून और एतबार में फ़र्क नहीं आया। एक बात और बताऊं? मैंने सांकल पर हाथ रखा। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई मर्ज नहीं है। तुम बिल्कुल मोतदिल हो, बिल्कुल नॉर्मल हो। तुम्हें जहनी मरीज कहने वाला खुद जहनी मरीज है। मैं माहिर नफ्सियात हूँ। एक माहिर नफ्सियात किसी ज़हीन और समझदार आदमी को पागल नहीं समझ सकता। मैंने उसकी तरफ पुश्त करके ज़बरदस्त खतरा मोल लिया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पलटा। तुमने मुझसे मजाक किया था ना? मैं हंसा। तुम शायद ये देखना चाहते थे कि नफ्सियात के माहिरीन आदमी को समझते भी हैं या महज ढोंग रचाते हैं। अब तुम्हारा शक दूर हो गया होगा। हम लोग तवील तालीमी और अमली तजुर्बात के बाद इस काबिल होते हैं। खैर, तुमने मुझे आजमा भी लिया, अपने मुताल्लिक़ मेरी राय भी सुन ली। अब मुतमईन हो जाओ। मुझे तुम्हारा मजाक बुरा नहीं लगा। मजाक दोस्त ही करते हैं। मुझे अफसोस है डॉक्टर। डॉन का हाथ जेब से निकल आया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा अंदाज़ा इतना दुरुस्त होगा। डॉन, मैं मुतबस्सम हुआ। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। क्या तुम रात को नहीं आ सकते? खाना तुम मेरे साथ किसी होटल में खा लेना। मैं अपनी बीवी को फ़ोन कर देता हूँ कि देर से लौटूंगा। क्या ख्याल है? रात को तुम्हें कहीं और तो नहीं जाना? उसके मुंजमद चेहरे पर मुस्कुराहट फैलने लगी। फ़ोन करना बेकार है डॉक्टर। आपकी बीवी इस वक्त घर में नहीं है। इस वक्त वो एक तकरीब में है। हुस्न परस्त लोग उसे घेरे हुए उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहे होंगे। ज़रूरत के वक्त यही लोग गवाही देंगे कि आज वो इस वक्त कहाँ थी। मैंने कुछ ना समझने के अंदाज में सर खुजाया। गोया तुम दोनों ने मिलकर मुझसे मजाक किया है। मेरी बीवी भी अजीब औरत है। उसने क़हक़हा लगाया। आपकी बीवी बहुत पुरकशिश और दिलफरेब बातें करती है। मैंने मामूली तशवीश ज़ाहिर की। हाँ, लोग अक्सर उसकी बातों में आ जाते हैं। तुम तो खैर ज़हीन आदमी हो, फ़ौरन समझ गए होगे। वो बेवकूफ़ बन के बेवकूफ़ बनाने में कमाल रखती है। उसके चेहरे पर तरद्दुद नमूदार हुआ। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखा।
وہ بظاہر بڑی عاجزی سے درخواست کرتی ہے، مگر اس کی درخواست حکم ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کس مرد کو ناز و ادا کی کتنی مٹھاس سے مارا جا سکتا ہے۔ مجھے کوئی عورت بے وقوف نہیں بنا سکتی، اس نے کھوکھلے اعتماد سے کہا۔ میں زور سے ہنسا۔ کبھی کبھی اس کا مذاق سنگین ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے متعلق اس نے تم سے کہا ہو کہ میں ماہر نفسیات نہیں ہوں بلکہ در پردہ اسمگلر ہوں، یا یہ کہ بردہ فروش ہوں اور غلاموں کی تجارت کرتا ہوں۔ ایک بار اس نے میرے ایک دوست کو یہ کہہ کر چکر میں ڈال دیا تھا کہ میں ایک بینک ڈکیتی میں ملوث ہوں اور ڈاکٹر کا سوانگ رچا کے پولیس سے چھپا ہوا ہوں، لیکن اس کا شوہر ہوں اس لیے وہ مجبور ہے۔ مجھ سے وہ یہ بے سروپا باتیں کرتی تو میں کہہ دیتا تم بکواس کر رہی ہو۔ ڈان خود کو مطمئن ظاہر کر رہا تھا، مگر تھا بہت مضطرب۔ کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا اس نے، مثلاً یہ کہ کلینک میں جو عورتیں آتی ہیں میں ان کے چکر میں پڑا رہتا ہوں۔ نہیں، وہ بولا، اس نے کہا تھا کہ وہ طلاق چاہتی ہے لیکن تم اسے طلاق نہیں دیتے، طلاق کے 10 لاکھ ڈالر مانگ رہے ہو۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ دیکھا میں صحیح کہہ رہا تھا نا، 10 لاکھ؟ میں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اس کے پاس 10,000 ڈالرز بھی نہیں ہیں، میں بھلا اس سے 10 لاکھ ڈالر مانگوں گا؟ کیا میں اتنا احمق نظر آتا ہوں تمہیں؟ میں اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ ڈان، تم میرے دوست ہو، بات سمجھتے ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ازدواجی تعلقات خوشگوار نہیں ہیں، مگر یہ بات ہم کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ اسے اپنے خاندان کی عزت پیاری ہے، مجھے اپنا وقار عزیز ہے۔ اس نے تمہیں الٹی بات بتائی ہے۔ طلاق وہ نہیں میں چاہتا ہوں، مگر وہ رقم بہت مانگتی ہے۔ اتنی رقم میں اسے عمر بھر نہیں دے سکتا۔ ڈان بے وقوفوں کی طرح مجھے تکنے لگا۔ لیکن ڈاکٹر، اسے رقم کی کیا ضرورت؟ وہ تو خود کروڑ پتی ہے، اس کا تعلق براؤن خاندان سے ہے۔ براؤن خاندان میں کروڑ پتی سے کم کون ہے؟ عام طور پر براؤن خاندان کا ہر فرد کروڑ پتی ارب پتی سمجھا جاتا ہے۔ میں نے سنجیدگی برقرار رکھی۔ ایک سگریٹ اور نکالو۔ شکریہ۔ یہ ڈرامائی وقفہ بالکل صحیح وقت پر آیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ براؤن خاندان میں سب لوگ مالدار نہیں ہیں، بہت سارے لوگ غریب بھی ہیں۔ میری بیوی ہی کا گھرانہ دیکھ لو۔ مجھے جہیز میں 15,000 ڈالر اور اپنے سسر کے چھوڑے ہوئے قرض کے سوا کیا ملا تھا؟ میں ایک مدت تک وہ قرض چکاتا رہا۔ ڈاکٹر کی آمدنی کسی صنعت کار کی آمدنی کی طرح لامحدود نہیں ہوتی۔ ڈان نے حیرت سے کہا، مگر آپ کی کوٹھی تو بہت شاندار ہے، بالکل محل ہے۔ اب ہمیں وہاں سے نکلنا پڑے گا، میں نے افسوس سے کہا۔ ہم جھوٹی شان کے لیے اب تک کسی نہ کسی طرح اس کا کرایہ ادا کرتے رہے ہیں، مگر اب میرا دیوالا نکل چکا ہے۔ میں اپنی بیوی سے کہہ چکا ہوں کہ کسی فلیٹ میں رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بے خیالی میں بڑبڑایا، مجھے اس نے 15,000 دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے اس کی بڑبڑاہٹ پر توجہ نہیں دی۔ سگریٹ کا طویل کش لے کر کہا، آدمی گھر کیوں بساتا ہے، شادی کیوں کرتا ہے؟ ظاہر ہے سکون اور آرام کے لیے، مگر شادی کے بعد مجھے نہ سکون ملا نہ آرام۔ دن رات بیل کی طرح کام کرتا ہوں، پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ کون سی مسرت ملی مجھے؟ تم جب اپنی ماں اور بہنوں کی بات کر رہے تھے، مجھے اپنی بیوی کا خیال آ رہا تھا۔ رشتہ کوئی بھی ہو، عورت کے جال سے کوئی نہیں بچتا۔ عورت ہمیشہ سے مرد پر مسلط ہے۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں بولتا رہا، شاید تم نے محسوس کیا ہو، میری بیوی کے روپ میں بھی تمہاری بہن ہی ہے، حکم چلانے والی، زر خرید غلام سمجھنے والی، بے وقوف بنانے والی۔ بسا اوقات مجھے سب عورتیں ایک جیسی لگتی ہیں۔ تمہیں بھی میری بیوی میں کسی کی مشابہت نظر آئی ہوگی، مثلاً تمہاری بہن ڈورس کی مشابہت؟ اس نے پلکیں جھپکائے بغیر اقرار کیا۔ ہاں، معمولی مشابہت تو تھی، لیکن صورت کی مشابہت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل بات سیرت کی ہے، میں نے وضاحت کی۔ تم نے یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ وہ تمہیں مروب کر رہی ہے، بے وقوف سمجھ رہی ہے اور اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہے تم نے؟ تمہیں ڈورس کی آنکھیں بھی یاد ہوں گی۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ نتیجے پر پہنچنے کے لیے اسے مہلت درکار تھی۔ میں نے اسے مہلت دی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے ہولے سے کہا، ڈورس؟ ہاں، عجیب بات ہے، وہ ڈورس ہی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے ایک سرد آہ بھری۔ ہر عورت ڈورس ہوتی ہے دوست۔
तुम पर हुक्म चलाती थी, मेरी बीवी मुझ पर हुक्म चलाती है। जैसे मैं शौहर नहीं नौकर हूँ। लेकिन मर्द कुत्ता नहीं होता कि औरत के पीछे पीछे दुम हिलाता फिरे। औरत रियाकारी का दूसरा नाम है डॉन। मेरे दोस्त, मैं तुमसे कम मजलूम नहीं हूँ। तुम्हारा बाप मर गया, तुम अकेले रह गए। इसी तरह मेरा इकलौता बेटा मर गया, मैं अकेला रह गया। आज मेरा बेटा 24 साल का होता, तकरीबन तुम्हारी उम्र का। लोग मेरे पास अपने दुख लेकर आते हैं, ये कोई नहीं देखता कि मैं खुद किस कदर दुखी हूँ। मुझ पर रक़्क़त तारी होने लगी। वो भी ज़हनी कर्ब में मुब्तला नज़र आ रहा था। मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मेरे बेटे को माँ की मोहब्बत नहीं मिली, मिलती तो वो यकीनन जिंदा रहता। तुम बड़े बाहिम्मत हो डॉन। तुम्हारी माँ और बहनों ने तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी, मगर तुमने मर्दाना वार मुकाबला किया और ज़िंदा रहे। काश ये हौसला मेरे बेटे में भी होता। डॉन ने दिलगीर लहजे में कहा, मेरी माँ कहती थी, निकम्मे, तू जिंदा रह के क्या करेगा। यही ताना डोरिस भी देती थी। उसे मुझसे इंतहाई हसद था। उसी को क्या, सबको हसद था। उसके बावजूद मैं जिंदा रहा, क्योंकि मैं हौसलामंद आदमी हूँ। ये बातें उसने किसी से नहीं सुनी थी। वो प्यार, मोहब्बत और एतमाद से महरूम था। एक ठुकराया हुआ, मजलूम, अकेला इंसान। मेरे अल्फाज उसके ज़ख्मों के लिए मरहम थे। डॉक्टर, वो अचानक उठ खड़ा हुआ। मैं फिर आऊँगा, मरीज़ की हैसियत से नहीं, दोस्त की हैसियत से। उसकी आंखों से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो किसी काम की इजाज़त मांग रहा हो। ज़रूर मेरे दोस्त, ज़रूर। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। उसने आंख दबाई। मैं एक तकरीब में जा रहा हूँ। वो मानीखेज़ अंदाज में मुस्कुराया। हो सकता है वहाँ से या बाद में कहीं और से मैं तुम्हें फ़ोन करूँ। फ़ोन पर तुम्हें खुशखबरी सुनोगे। मैं उसे जाते हुए देखता रहा।